हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और जी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 के बारे में। इससे लास्ट वाले सेशन में अगर आपको याद हो तो हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 14, 15 हाँ और 13 वाला भी हाँ। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस है तो जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखना कि भाई हमें प्रिपेयर करना है फॉर द जेई, तो उसी के लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सारी, है ना। और जिस बात में भी दिक्कत है तो भाई वीडियोस तो अवेलेबल होती है, तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। बाकी अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि पेन और पेपर लेकर तैयार रहना, क्योंकि जैसे सवाल आएगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो शुरू करते बेटा जी विद द क्वेश्चन नंबर 16। और सवाल बड़ा ही प्यारा है, बोला गया है इन द गिवन फिगर, यहां पे एक फिगर आपको दिख रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर है बेटा, न्यूटन पर मीटर है। ये जो ब्लॉक है यहां पे पतला सा ब्लॉक दिख रहा है जिसका मास 1 kg का है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का। तो सबसे पहली चीज आपको फाइंड करनी है, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकेंडली अ शार्प ब्लो बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। बेटा ये जो एक्सटर्नल एजेंट है इसकी वजह से ब्लो मिला इसको, जिससे कि इस डब्बे को स्पीड मिली 2 मीटर पर सेकेंड की टुवर्ड्स द लेफ्ट। आपसे बोला गया है कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से इस डब्बे को स्पीड मिली 2 मीटर पर सेकेंड की। नाउ बताइए फाइंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। यानी कि पहली चीज तो आपने फोर्स लगाया तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन होगा ये बताना है। सेकेंडली आपसे बोला गया है कि भाई साहब जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो इसको स्पीड मिली 2 मीटर पर सेकेंड की, स्पीड मिली 2 मीटर पर सेकेंड की। तो बताइए व्हाट इज द टोटल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ये आपको बताना है। तीसरी चीज आपको बतानी है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो हम ये जानेंगे क्या यहां पे एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद उसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे एंड फिर हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। फाइनली हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे व्हेन द ब्लॉक इज एट द राइट एक्सट्रीम। मतलब ये सारी चीजें हमें यहां पे आज फाइंड करनी है। एंड फाइनली बोल रहा है कि आंसर जो है बी, ई और एफ का वो डिफरेंट है, तो क्या ये वायलेट तो नहीं कर रहा है कहीं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो हमें ये सारी बातें विचार करनी है, तो विचार कर पाओगे? चलो एक बार ट्राई तो करो, देखो क्या बनती है कहानी। जितने क्वेश्चन होंगे उतना बेस्ट है अपने लिए। किया ट्राई? शुरू करें कहानी को? बिल्कुल सर शुरू करते। एंड द स्टोरी इज सो क्लियर दैट इट सिंपली सेज, हाँ जी बेटा जी, बात यह है कि मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूं। ये रहा स्प्रिंग, ये रहा वो ब्लॉक, यहां पे मैंने बोला दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे ये अपने नेचुरल लेंथ में था बेटा। यहां पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, बट क्योंकि आपने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। ड्यू टू दिस फोर्स स्प्रिंग कंप्रेस हुई एंड द कंप्रेशन इज गिवन बाय एक्स नॉट। ये अभी यहां पे आ चुका है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा। ये अभी यहां आ चुका है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम ही हमारा एक्चुअल में मीन पोजीशन भी होता है। इक्विलिब्रियम ही असल में हमारा क्या होता है बेटा, मीन पोजीशन होता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे उसकी नेचुरल लेंथ थी, किसकी, स्प्रिंग की। आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से लेफ्ट की तरफ आया, लेफ्ट की तरफ आने से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। कितना कंप्रेशन आया, एक्स नॉट, ये मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहली चीज तो शायद मुझे इजीली मिल जाएगी, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट शुड बी 0, और मैं रही बात एफ नेट की तो यहां से इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स नॉट, क्योंकि भाई कंप्रेशन कितना हुआ, एक्स नॉट हुआ। तो दिस कैन बी रिटन एज के एक्स नॉट माइनस का एफ, के एक्स नॉट माइनस का एफ शुड बी 0। तो के एक्स नॉट
शुड बी इक्वल्स टू एफ। तो सॉल्विंग दिस पार्ट, तो एक्स नॉट का जो वैल्यू मिलेगा इट इज गिवन बाय एफ बाय के। एक्स नॉट का जो वैल्यू मिलेगा इट इज गिवन बाय एफ बाय के। बेटा जी अगर मैं एफ की बात करूं तो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है सर एफ की वैल्यू, ये देखो। के का वैल्यू भी पता है हम लोगों को, तो एफ पता है, के पता है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए ले जाके। तो एक्स नॉट का जो वैल्यू बनेगा इट इज गिवन बाय 10 डिवाइड बाय 100 मीटर, यानी कि इधर इट इज 10 सेंटीमीटर और इट इज 0.1 मीटर। तो या तो 10 सेंटीमीटर बोल लो या फिर 0.1 मीटर बोल लो। दिस इज द कंप्रेशन जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए कंप्रेशन कितना है, 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ। सिर्फ ये हमारा क्या हुआ बेटा, पहला पार्ट सॉल्व हुआ, जिसमें उन्होंने पूछा था कि फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब अगला टारगेट क्या बोलता है बेटा, दैट अ शार्प ब्लो बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इंपार्ट्स अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, एक्सटर्नल एजेंट कौन है सर, ये फोर्स। अरे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, ये फोर्स। तो ये आपको स्पीड दे रहा है 2 मीटर पर सेकंड की। तो जब आपने फोर्स लगाया तो इसको स्पीड मिली 2 मीटर पर सेकंड की, यानी कि अभी इसको स्पीड मिली है 2 मीटर पर सेकंड की, यानी कि इसको अभी स्पीड मिली है 2 मीटर पर सेकंड की। यही कहना चाहता है वो भाई साहब, यही कहना चाहता है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ने उसको इंपार्ट करा विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंट यही है हमारे पास। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, ये है सर एक्सटर्नल एजेंट। इसने क्या किया, इसको एक स्पीड दे दी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड की। तो यहां पे इसको स्पीड मिली है 2 मीटर पर सेकंड की। तो बताइए जरा व्हाट इज द टोटल एनर्जी हियर। तो साहब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो बी पॉइंट को मैं यही सॉल्व करने जा रहा हूं। ये तो ए वाला सॉल्व कर दिया था, बी को मैं यही सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं सो इट इज एक्चुअली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि सब ब्लॉक मूव कर रहा है तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एक एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, वेलोसिटी प्रोवाइड करी। ये बोलिए बेटा, अ शार्प ब्लो बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इंपार्ट्स अ स्पीड ऑफ 2 मीटर टू द ब्लॉक टुवर्ड्स द लेफ्ट। भाई साहब यही तो बोला है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ने इस ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो मैंने बोला यहां पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, कंप्रेशन एक्स नॉट था। चलिए भाई, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, डब्बे का मास m है, क्वेश्चन में गिवन है, उसकी स्पीड पता है। स्प्रिंग में कंप्रेशन आने की वजह से, स्प्रिंग में कंप्रेशन आने की वजह से यू हैव द पोटेंशियल एनर्जी टू बी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सॉल्विंग इट फर्दर तो हाफ ऑफ मास की बात कर लूं मैं जरा, तो मास कितना दे रखा है भाई, मास 1 kg का है, मास इज ऑफ 1 kg। तो यहां लिखो 1 इंटू वी का वैल्यू 2 का स्क्वायर साहब प्लस हाफ इंटू बेटा के की वैल्यू कितनी थी बोलो जरा, 100, और एक्स नॉट का निकाला सब 1/10 का होल स्क्वायर। अरे 0.1 मीटर है ना, 0.1 को क्या लिखते हो, 1/10 लिखते हो, तो 1/10 का स्क्वायर कर दिया। तो यहां से सॉल्व किया तो 4/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। भाई साहब 100 से तो 100 खत्म हो जाएगी कहानी में, 4 + 1 5/2 बोले तो 2.5 जूल इज द राइट आंसर। बेटा ये टोटल एनर्जी हमने निकाल ली है जो कि हमसे मांग रहे थे। उन्होंने बोला साहब टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी, हमने बोला सर इट इज एक्चुअली द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम निकाला तो आंसर आया 2.5 जूल। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया बेटा। पहला पार्ट हमने सॉल्व करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना कंप्रेशन आ रहा था वो कैलकुलेट किया, फिर हमने टोटल एनर्जी निकाली क्योंकि मुझे पता चला कि यहां पे स्पीड इसको 2 मीटर पर सेकंड की इंपार्ट की जा रही थी बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है साहब, समझ गए हम बात को। ठीक है बेटा, यहां तक तो कहानी बढ़िया चल रही थी। हमने दो चीजें फाइंड की है, सबसे पहली तो कंप्रेशन और दूसरी बात जो हमने फाइंड करी है वो है द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक।
तीसरी चीज, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे एसएचएम हो रहा होगा, पहली बात तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी देख लेते एक बार लगे हाथ। तो अगर हो रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड निकालना हम लोगों को। सो लेट्स सी वेदर इट इज एसएचएम और नॉट। तो मैं डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा बेटा जी। ये स्प्रिंग, ये डब्बा, ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां बना देता हूं, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन बना दी मैंने। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे नेचुरल लेंथ था, दिस इज द पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम था, और आपने इसको और ज्यादा पुश किया आगे की तरफ। आप इसको यहां पे लेके आगे, आपने फर्दर इसमें कंप्रेशन किया कितना, x। पहले कितना किया था, x नॉट का, पहले कितना किया था, x नॉट का। फोर्स ऐसे लग रहा है सब, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस पे। तो बेटा जी इस पे स्प्रिंग फोर्स लगने वाला k x प्लस x नॉट का, और यहां से फोर्स लगेगा F। तो एट दिस पोजीशन द नेट फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, ये तो हमारा मीन पोजीशन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वाला जो होता है वही हमारा मीन पोजीशन भी होता है। तो ये तो चलो मीन पोजीशन, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, और यहां पे हमने इसको फर्दर कंप्रेस किया। फर्दर कंप्रेस करने के बाद हमें पता चला कि यहां पे आए तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगने वाला है के x प्लस एक्स नॉट, और एक्सटर्नल एजेंट लग रहा था। यहां पे नेट फोर्स की मैं बात करूं, यहां पे अगर नेट फोर्स की मैं बात करूं, इट इज गिवन बाय के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस का f। यहां पे इस जगह पे नेट फोर्स की बात करें तो के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस का f, तो के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस का f। बेटा जी इससे पहले वाले केस में आपको पता है कि f बराबर के एक्स नॉट आ रहा था, तो ये तो आपस में मर जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद के एक्स। तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू के एक्स। क्या ये एसएचएम की कंडीशन है बेटा? नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू के एक्स। बिल्कुल सर, ये एसएचएम की कंडीशन है। मैग्नीट्यूड देख लेना, क्योंकि डायरेक्शन तो तुम्हें भी पता है कि अपोजिट ही होने वाली है इससे, है ना? तो सही जा रहे हो बिल्कुल। कहते हैं कि यहां पे द नेट फोर्स इज गिवन बाय, क्या होगा बेटा, यहां पे इधर की तरफ लगेगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो नेट फोर्स बेशक इधर की तरफ लगेगा एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने पहले ही डायरेक्शन ले ली इधर, पहले आपने डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि वो इधर की तरफ है, इसलिए वहां पे माइनस का साइन नहीं आएगा। लेकिन आपको यह पता चल रहा है कि जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना? तो ये चीज तो चलिए हमने समझ आती है, हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन मुझे असल में फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। बेटा जी लीनियर एसएचएम है, यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए आपको भी पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, है ना? क्योंकि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और बेटा किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट m बाय k। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, यहां तक भी बात समझ आती है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है भी। सो टाइम पीरियड इज गिवन बाय, थर्ड वाला केस सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, 2 पाई अंडर रूट, बेटा मास की जगह 1 और k की जगह 100, सो इट इज गिवन बाय 2 पाई बाय 10, यानी कि पाई बाय 5। सो द टाइम पीरियड इज गिवन बाय पाई अपॉन 5 सेकेंड्स। टाइम पीरियड इज गिवन बाय पाई अपॉन 5 सेकेंड्स। थर्ड वाला आंसर भी आ गया अपने पास। एसएचएम हो रहा था, बिल्कुल साहब एसएचएम हो रहा था, एंड द टाइम पीरियड इज गिवन बाय पाई अपॉन 5 सेकेंड्स। लो भाई थर्ड वाला भी हमने सॉल्व कर दिया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम। चौथा केस, फाइंड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बेटा जब हम इक्विलिब्रियम पे थे तो तुम्हें पता है पार्टिकल के पास एक स्पीड आई थी 2 मीटर पर सेकंड की। जब हम इक्विलिब्रियम पे थे तो पार्टिकल के पास एक स्पीड आई थी 2 मीटर पर सेकंड की, बिल्कुल आई थी सर। तो हम एम्पलीट्यूड यहीं से कैलकुलेट करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम हमारे वो वाली जगह होती है जो मीन पोजीशन होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे या फिर मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे या फिर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, विच इज गिवन बाय ए ओमेगा, विच इज गिवन बाय ए ओमेगा। इक्विलिब्रियम पे जो स्पीड थी वो है 2 मीटर पर सेकंड की, सो 2 इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा। भाई साहब बताना जरा ओमेगा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ के बाय एम,
k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ k बाय m नहीं होगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? k की जगह 100 और m की जगह 1, तो अंडर रूट ऑफ k बाय m, a अंडर रूट ऑफ 100 बाय 1, सो 2 इज इक्वल्स टू 10a, तो एम्पलीट्यूड कम्स आउट बी 0.2 मीटर। एम्पलीट्यूड कम्स आउट बी 0.2 मीटर। देख लो भाई, इक्विलिब्रियम पे या फिर मैं बोलूं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है गिवन बाय a ओमेगा। भाई इक्विलिब्रियम पे उसने स्पीड दे रखी थी आपको 2 मीटर पर सेकंड की, सो 2 इज इक्वल्स टू a ओमेगा की जगह रूट ऑफ k बाय m, और वहां से k की जगह 100 पुट करके मास की जगह 1 पुट करना, तो 2 इक्वल्स टू 10a, तो a का वैल्यू 0.2 मीटर हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली एम्पलीट्यूड मिल चुका है। कहां मिलेगा एम्पलीट्यूड? यहां पे कहीं पे सर। So this is actually the extreme position. This is actually the extreme position, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, this is called as the amplitude. अब समझ गए बेटा एम्पलीट्यूड कहां मिलेगा? यहां पे सर, इधर कहीं पे आके हमें एम्पलीट्यूड मिलने वाला है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन के लिए रिप्रेजेंटेबल है। सिमिलरली यहां पे भी एम्पलीट्यूड कहीं यहीं आके मिलेगा। दिस इज द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन and this distance is again your amplitude. तो एक एक्सट्रीम यहां मिला, एक एक्सट्रीम यहां मिला, these are the extreme positions बेटा, और एम्पलीट्यूड होगा 0.2 मीटर्स का। समझ रहे हो बात को? कोई शक तो नहीं है? कोई समस्या परेशानी तो नहीं है ना? सब सही है ना? पक्का ना? चलिए भाई, तो हमने एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया। अगला टारगेट है write the potential energy of the spring when the block is at the left extreme. जब ये ब्लॉक लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो यहां मुझे लग रहा है एक डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है, तो चलो कोई बात नहीं, सफाई से काम होना चाहिए सारा, है ना? चीजें समझ भी तो आए, पता चले बाद में चीजें समझ ही नहीं आई अपने को, फिर क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो भाई ठीक है। तो यहां पे अगेन दिस इज द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और ये बनाया मैंने ब्लॉक यहां पे, ठीक है? चलो एक काम करते, थोड़ा सा मैं इसको अलग से बना लेता हूं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या चलो मैं बार बार इक्विलिब्रियम नहीं बोल के अब मैं मीन बोल दूंगा इसको। दिस इज द मीन पोजीशन। ये है हमारे पास मीन पोजीशन। यहां पे कहीं थे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। एक तरफ थी मीन पोजीशन और एक तरफ आ रही थी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे भी अगर आप देखो तो वी हैव द एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे मिलेगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन वहां पे मिलेगी, और आपको याद हो तो यहां बीच में कहीं पे नेचुरल लेंथ वाले पॉइंट्स भी थे। सो एक जगह ये थी जहां पे हमें नेचुरल लेंथ मिल रही थी, और एक जगह यहां पे जब हम आए थे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था x, ये हुआ था x0, याद है तुम्हें? और दिस विल बी द एम्पलीट्यूड एंड दिस विल बी अगेन द एम्पलीट्यूड। हाँ जी बेटा जी, तो ये हमारी कहानी थी। ऐसा डायग्राम हमें बना हुआ मिला था। ये हमारा मीन पोजीशन था, ये एक्सट्रीम पोजीशन आया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन आया, ये नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से x0 कंप्रेशन पे मीन पोजीशन मिला था। फर्दर हमने यहां पे लाके डब्बे को रख दिया था बेटा। एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड तो 0.2 मीटर आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। अब वो क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम, यानी कि जब वो ब्लॉक यहां पे होगा तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अच्छा,
जब ये ब्लॉक लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। बेटा एक बात बताओ, क्या जो आप ये डिस्टेंस वगैरह निकालते हो, इज इट फ्रॉम द मीन पोजीशन? बोलो भाई, जब आप डिस्टेंस वगैरह निकालते हो, इज इट फ्रॉम द मीन पोजीशन? होती तो है सर मीन पोजीशन से। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट एक्सट्रीम पे निकालनी है और एक पोटेंशियल एनर्जी राइट एक्सट्रीम पे भी निकालनी है। तो दो सवाल है हमारे पास, दोनों को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या बोलते हो तुम लोग? यार अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो क्या मैं सारे कंसीडरेशंस फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ले लूं? क्योंकि देखो रेफरेंस आई थिंक नेचुरल लेंथ पे लेना ज्यादा बेटर है। तो अगर बेटा जी यहां पे रेफरेंस ले लिया जाए तो रेफरेंस पे तो पोटेंशियल, मैंने क्या बोला था, पहली बात तो पोटेंशियल जैसी चीजें नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस जैसी चीज होती है। तो यहां पे भी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा यू कैलकुलेट करते हो बेटा। तो एक काम करो ना, नेचुरल लेंथ पे रेफरेंस ले लो, तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और अब जो भी मेजरमेंट करोगे वो इसी के रेस्पेक्ट में करते रहो भाई। तो नेचुरल लेंथ से हमारा ये जो लेफ्ट एक्सट्रीम है कितने डिस्टेंस पे है? तो सर इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x नॉट प्लस ए। बोलो ना, ये कितनी दूरी? x नॉट प्लस ए, तो a प्लस एक्स नॉट। तो नेचुरल लेंथ से कितनी दूरी पे है लेफ्ट एक्सट्रीम? x प्लस ए नॉट। और राइट एक्सट्रीम की बात करें तो इट विल बी एट a माइनस का x नॉट। तो यहां पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो इट इज गिवन बाय हाफ के a प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। और सिमिलरली यहां से ये डिस्टेंस है a माइनस एक्स नॉट, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय हाफ के a माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। हाफ के की जगह 100 पुट करते हैं, एम्पलीट्यूड कितना है 0.2 और एक्स नॉट का वैल्यू 0.1। आपने कैलकुलेट एक्स नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना जानते हो तुम लोग, है ना, किया भी है तुमने। सो हाफ इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय, बेटा कितना होगा ये 0.1 का स्क्वायर 0.01, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, तो आंसर विल बी 1/2, बोले तो 0.5 जूल। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली एट द राइट एक्सट्रीम, और अब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। इट इज गिवन बाय हाफ के की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय, बेटा जी एम्पलीट्यूड है 0.2, एक्स नॉट का वैल्यू 0.1 और इसका पूरे का स्क्वायर, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 9/100, 9 5 45, आंसर विल बी 4.5 जूल। यानी कि आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है एट द लेफ्ट एक्सट्रीम विच कम्स आउट बी 4.5 जूल एंड एट द राइट एक्सट्रीम इट कम्स आउट बी 0.5 जूल। तो हमसे वो बोल रहा था राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम, यानी कि ई वाला केस ये है बेटा, ई वाला केस ये है और एफ वाला केस ये है यहां पे। तो ये हमने ई को सॉल्व कर दिया, ये हमने एफ को सॉल्व कर दिया, तो यहां पे हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है बेटा। अरे भाई समझ लो ना, रेफरेंस कहां पे लिया सर? जहां पे नेचुरल लेंथ 0 थी। रेफरेंस कहां लिया? जहां पे नेचुरल लेंथ है सर, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी फिर अपने लिए वहां पे। इस बार ऐसा नहीं है ना कि बेटा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, इस बार ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी 0 तब होती है जब नेचुरल लेंथ पे हो, तो इसलिए हमने मीन पोजीशन को ना कंसीडर करते हुए इस बार नेचुरल लेंथ पे हमने रेफरेंस लेके फिर वहां पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारी बातें तो कंप्लीट हो गई। हमने सब कुछ फाइंड आउट किया, सारी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये तक बता दिया कि एसएचएम है कि नहीं है, एंड फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन एक पार्ट अभी बाकी है बेटा, कि आप देख रहे होंगे कि बी जो आपने कैलकुलेट किया इट इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी। बी में आपने क्या कैलकुलेट किया? बी में कैलकुलेट किया हमने साहब टोटल एनर्जी, इट कम्स आउट बी 2.5 जूल। फिर हमने ई में कैलकुलेट किया पोटेंशियल एनर्जी एट द लेफ्ट एक्सट्रीम, इट कम्स आउट बी 4.5 जूल। फिर आपने कैलकुलेट किया पोटेंशियल एनर्जी एट द राइट एक्सट्रीम और इट कम्स आउट बी 0.5 जूल। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगना चाहिए था? यहां पे तो एनर्जी कंजर्वेशन की बातें ही नहीं लग रही कुछ भी।
कहीं से कुछ हिसाब लग रहा है एनर्जी कंजर्वेशन का? टोटल एनर्जी में क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो सर एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट भी होती है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी 4.5 जूल, राइट एक्सट्रीम पे 0.5 जूल, और अगर मीन पोजीशन पे बात करूं तो टोटल एनर्जी तो कुछ और ही मिल रही है सर। मतलब वो एनर्जी का कंजर्वेशन मुझे नजर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? द आंसर ऑफ बी, ई एंड एफ आर डिफरेंट। Explain why this does not violates the principle of conservation of energy. Sir, this is all because क्योंकि यहां पे एक external force लग रहा था, and whenever we have this external force, it is not necessary कि यहां पे energy conservation applicable हो, क्योंकि energy conservation तभी लगता है जब सिर्फ conservative forces काम करते हैं। अभी यहां पे एक external force है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए हो सकता है कि यहां पे एनर्जी अलग अलग आ रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यहां पे वायलेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं इसका भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, बिकॉज देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स है। हां, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता और उसके बाद अगर ये सारी बातें होती तो मैं कहता कि भाई साहब ये एनर्जी कंजर्वेशन का विरोध कर दिया इन्होंने। अगर ये फोर्स नहीं होता और एनर्जी अलग अलग आती तो मैं फिर भी बोलता कि साहब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हुआ है, क्योंकि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा था और एनर्जी कंजर्वेशन हुई नहीं। लेकिन अभी कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा एक एक्सटर्नल एजेंट और है जिसका मुझे आइडिया नहीं कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब जरूरी नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन लगे ही लगे यहां पे, है ना? नहीं लग रहा, नहीं हो रही एनर्जी कंजर्वेशन की कोई बात, एक्सटर्नल फोर्स है ना यार, एक्सटर्नल फोर्स है ना, परेशानी तो करेगा ही, है ना? समझ लो बात को, समझ रहे हो बात को? तो एक काम करो भाई, छाप लो। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया बेटा, इसको नोट करेंगे राइट फ्रॉम हेयर, हां यहां से। तो जल्दी से नोट करना शुरू करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ते बेटा। जल्दी 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 किया नोट? डायग्राम देखो मैं बार बार बना रहा था, इसलिए बना रहा हूं ताकि चीजें समझ आती रहे, है ना? हो गया? डन? बहुत ही शानदार। और फाइनली यहां पे आके तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो चलिए बेटा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की कहानी कंप्लीट हुई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आप लोगों से? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास m in the figure A, B and C. What is the equivalent spring constant of the pair of the spring in each case? आपको याद हो तो स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था और बोला था अगर सीरीज पैरेलल में होते हैं तो उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन लगता है, और अगर सीरीज में होते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन लगता है। ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होगा हर एक केस में, तो ये आपको बताना है बेटा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो बहुत ही ज्यादा हलवा सा सवाल है, जल्दी से खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है भाई, देखो बेटा जी, सीधी सी बात, नो बकवास। टाइम पीरियड, क्योंकि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है सर एक, ठीक है? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होने के तहत इसका जो टाइम पीरियड होगा इट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। पर सर यहां पे एक अकेला स्प्रिंग नहीं है बल्कि स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे k की जगह लिखा जाता है बेटा k इक्विवेलेंट। k की जगह लिखा जाता है k इक्विवेलेंट। तो यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें कि टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। बेटा जी अगर यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए k इक्विवेलेंट इज गिवन बाय कितना होगा? 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, और एक कहानी चलती जाएगी। अगर यहीं पे मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में k इक्विवेलेंट को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, बट आपको ये देख के समझना होगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। सीरीज में जो स्प्रिंग होती है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है, लेकिन पैरेलल में स्प्रिंग का एक कोना डब्बे के साथ लगा होता है और दूसरा कोना दीवार के साथ लगा होता है। सीरीज में स्प्रिंग के एंड जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं,
लेकिन पैरेलल में उनका एक एंड डब्बे से अटैच होता है, दूसरा एंड दीवार से होता है। तो आई थिंक अभी बात समझ आ रही है मुझे थोड़ा सा, और थोड़ी सी बात समझ आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले केस में, बोलो पहले वाले केस में K इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, K1 प्लस K2। पहले वाले केस में दोनों पैरेलल में साफ साफ नजर आते हैं, इसलिए K1 प्लस K2 किया, एंड द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा डब्बे का मास m डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट की जगह K1 प्लस K2। ये पहले वाले का आंसर, ये हो गया पहले वाले का आंसर। फिर अब हम दूसरे वाले की ओर बढ़ते हैं। दूसरे वाले में देखो, स्प्रिंग का एक एंड डब्बे से अटैच्ड है, दूसरा एंड दीवार से है। दूसरी स्प्रिंग का एक एंड डब्बे से अटैच्ड है और दूसरा एंड दीवार से। क्या ये स्प्रिंग आपस में अटैच्ड है? नहीं सर। तो ये सीरीज है? नहीं सर, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि दोनों स्प्रिंग के एक एक छोर या फिर एक एक एंड बॉक्स से अटैच्ड है और दूसरे एंड दीवार के साथ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी पैरेलल है बेटा, ये सीरीज आएगा। फिर सेकंड वाले में भी K इक्विवेलेंट इज गिवन बाय K1 प्लस K2, तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। So time period is given by 2 pi under root of m divided by K1 plus K2। अब तीसरा वाला साफ साफ नजर आ रहा है कि सीरीज है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, और 1 मिनट को मैं यहां पे सबको मिटा देता हूं। तीसरे वाले केस में सीरीज है, तो सीरीज के लिए सीधी सी बात, K इक्विवेलेंट इज गिवन बाय K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। यार ये मत पूछना कि कहां से आया, एलसीएम वगैरह लेना आता है तुम लोगों को। द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट। सो द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय K1 K2 और यहां पे K1 प्लस K2। सो ये है कहानी टाइम पीरियड की इन तीनों केसेस में। चलिए भाई, यहां पे आई थिंक ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। सीरीज पैरेलल की कहानी पता है, एबीसी के लिए कैसे सॉल्व करना है वो हमने बता दिया, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो फटाफट से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने? किया नोट? किया नोट? किया नोट? यहां पे आओ। थर्ड वाला केस, सीरीज में तो अटैच्ड है वो। स्प्रिंग जब आपस में जुड़ी हुई हो तो वो सीरीज होता है बेटा। स्प्रिंग जब आपस में जुड़ी हुई है तो फिर सीरीज का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं इसको मिटा देता हूं, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अगला सवाल। सवाल कहता है द स्प्रिंग शोन इन द फिगर इज अनस्ट्रेच्ड, यानी कि नेचुरल लेंथ में है। व्हेन अ मैन स्टार्ट्स पुलिंग ऑन द कॉर्ड, अब एक आदमी इस रस्सी को पकड़ के खींच रहा है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन टू बी m एंड द मैन एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ f। भाई साहब लो, यहां पे f फोर्स लगाया जा रहा है, डब्बे का मास m बोल दिया गया है। नाउ फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। भाई पहली बात तो ब्लॉक का मोशन और ब्लॉक का जो टाइम पीरियड है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन पे व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ये आपको बताना पड़ेगा। सोच लोगे, ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद मेरी बारी होगी बताने की, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हो गया? करे ट्राई, लगा ले दिमाग। ओके, सब सीधी सी बात, देखो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे इसमें। डायग्राम कहता है हमसे कि भैया यहां पे डब्बा जो है वो नेचुरल लेंथ पे था। पहले अपने मैंने बोला कि यहां पे ये था अपने नेचुरल लेंथ पे, पर आपने क्या किया, आपने इसको पुश करके यहां पे लेके आए। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा। ये अपने नेचुरल लेंथ में था पहले, ये पहले अपने नेचुरल लेंथ पे था। उसने कैसे, आपको कैसे पता चला? अरे लिखा है उसने अनस्ट्रेच्ड है। अब एक आदमी ने इसको पुल किया, उसने एक फोर्स लगाया इस डब्बे के ऊपर, और ऐसा करके उसने इसमें इलोंगेशन लाया x नॉट का। कितना इलोंगेशन आया बेटा? x नॉट का। यहां पे इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम को ही हम हमारे मीन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं बेटा।
ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन और यही हमारा मीन पोजीशन भी होगा। जो हमारे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन वही हमारे लिए मीन पोजीशन। बेटा जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, यहां पे एक फोर्स लगता है, यहां पे एक फोर्स लगता है स्प्रिंग फोर्स गिवन बाय kx नॉट, और यहां पे एक फोर्स लगता है F। अच्छा ऐसा तो वो मांग रहा है एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। बेटा एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको और एलोंगेट कर दूं तो ये बीच में कहीं आएगा? चलो थोड़ा सा एक्सटेंड करते इसको x पोजीशन पे, और फर्दर इसको एलोंगेट किया जाए तो वो यहां पे आएगा विच इज द एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा बेटा जी जब वो डब्बा एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो मुझे बताओ क्या कहानी होगी इस पे। सर जब ये बॉक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स यहां लगेगा F बाहर की तरफ, और एक फोर्स यहां पे लगेगा गिवन बाय KA। सही बात नहीं है? क्यों सर? अरे यार मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो साहब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इस डब्बे पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है? स्प्रिंग चाहती है कि तुम भैया अपने नेचुरल लेंथ में आ जाओ वापस। स्प्रिंग क्या चाहती है? कि तुम अपने नेचुरल लेंथ में आओ वापस, और तुम क्या किए जा रहे हो? उसको आगे बढ़ाए जा रहे हो यार, है ना? तो यहां पे इसका नेचुरल लेंथ था, आप इसको लेके गए कहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया होगा आप लोगों को, हो सकता है। फिर आप थोड़ा सा और आगे गए तो आपको x डिस्प्लेसमेंट किया, फिर आप फर्दर और आगे लेके गए तो आपको मिला एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू द ओके, बट वो डिस्टेंस हम लेते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना? हाँ यार ये गलती कर दी ना हमने। एक्सट्रीम पोजीशन पे हाँ इट शुड बी इक्वल्स टू a बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो a के बराबर होनी चाहिए। ठीक है तो हम ये काम कर सकते हैं फिर। अच्छा तो मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन को यहां ना बना के एक काम करता हूं, यहीं पे बना देता हूं पीछे। ये एक्सट्रीम पोजीशन मैंने बोल दिया, मान लो यहां पे आ रहा है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमने यहां से मेजर किया बेटा पूरा। ठीक है तो अभी नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग का कोई भी फोर्स नहीं था, अभी फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पे ऐसे कुछ सिचुएशन आई तो एक जगह मिली जिसको कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा। चलो ठीक है इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं। हाँ एक जगह मिली जिसको कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एलोंगेशन आया दैट विल बी योर x नॉट, तो मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट तो f बराबर हो जाएगा kx नॉट के, तो x नॉट बराबर हो जाएगा f बाय के। बेटा यही हमारे एम्पलीट्यूड के साथ भी होने वाला है, यही हमारे एम्पलीट्यूड के साथ भी होने वाला है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी f बाय के ही मिलेगी अपने को। नहीं है भरोसा मेरे पे? यही अपना एम्पलीट्यूड भी होने वाला है, क्योंकि देखो भाई पहली चीज तो यही बोलना चाहूंगा कि यहां पे अगर आप देख रहे हो एसएचएम हो रहा है तो f बराबर kx तो होगा ही होगा। अब तुम्हें इस बात पे मेरे पे भरोसा नहीं है तो हम इस पोजीशन की बात कर लेते हैं। इस पोजीशन पे नेट फोर्स निकाल के देखो एक बार, इस पोजीशन पे तुम एक बार नेट फोर्स निकाल के देखो। तो एफ नेट जब आप करोगे दैट कम्स आउट बी लाइक कितना होगा सर? एक होगा एफ माइनस का के एक्स कर लीजिए, या फिर के एक्स नॉट माइनस का एफ कर लीजिए। यहां पे आएंगे तो जो कंप्रेशन आएगा सॉरी एलोंगेशन आएगा एक्स प्लस एक्स नॉट का हो जाएगा, तो फोर्स होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस का एफ, तो इट विल बी के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस का एफ। अब तुम देख लो के एक्स नॉट एफ के बराबर है, ये कहानी खत्म हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली के एक्स। तो एसएचएम तो हो रहा है भाई, और जब एसएचएम होता है तो एफ बराबर के एक्स तो होता ही है। मैग्नीट्यूड की बात कर लो भले से तुम लोग। तो बेटा जी एम्पलीट्यूड भी निकालना है, तो यहां से इन दोनों को देखते हुए हमें समझ आता है कि जो एम्पलीट्यूड होगा इट इज ऑल्सो अगेन एफ बाय के। तो एम्पलीट्यूड को एफ बाय के बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बोलो सर। तो एम्पलीट्यूड की बात कर ली जाए तो इट शुड कम्स आउट बी लाइक एफ बाय के। ठीक है साहब, अब अगली बात करते हैं। ठीक है,
टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक, टाइम पीरियड की बात करें तो भाई ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। k आपको क्वेश्चन में गिवन है, m आपको पता है, तो चलो भाई इसको मैं अगले पेज पे कर देता हूं यहां पे। सो द सेकंड पार्ट बी वाले में द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। खत्म कहानी, बस यही है। हां, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी बेटा, m आपको गिवन है, k आपको गिवन है, आपने सीधा सीधा इसको पुट किया, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट बेटा जी, तीसरे पार्ट में वो बोलता है द अच्छा एम्पलीट्यूड उसके साथ ही था क्या ये? ओके ठीक है, टाइम पीरियड भी हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला हमसे, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन x0 आया है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो इट इज गिवन बाय हाफ ऑफ k x0 का स्क्वायर। सो हाफ k x0 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, कितना है? f बाय k। x0 का वैल्यू आप f बाय k बोलते हो, सो इट कम्स आउट बी f बाय k का होल स्क्वायर, सो इट कम्स आउट बी 1/2 f by f square by k. So this is the energy stored in the spring at the equilibrium. Equilibrium पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ ऑफ f स्क्वायर बाय k, हाफ ऑफ f स्क्वायर बाय k। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया b वाला पार्ट। और अब अगला टास्क, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस पोजीशन। भाई यहीं पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये भी बता दीजिए। So the kinetic energy is given by half of mv square। अच्छा सर कहीं ये हाफ के a स्क्वायर तो नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती, तो एट इक्विलिब्रियम यानी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, विच इज इक्वल्स टू हाफ के a स्क्वायर। सो हाफ के ए स्क्वायर पुट किया, हाफ के बेटा एम्पलीट्यूड आपने निकाला कितना था? एम्पलीट्यूड निकाला था हमने, इट इज अगेन f बाय k सर, तो f बाय k का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ k इंटू f का स्क्वायर डिवाइड बाय k का स्क्वायर, तो आंसर अगेन f स्क्वायर बाय 2k ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी यही आएगी जो पोटेंशियल एनर्जी कह रही थी, काइनेटिक एनर्जी भी वही कहती है जो पोटेंशियल एनर्जी कहना चाहती है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, बात तो वही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाला, और जाना कि भाई एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय f स्क्वायर बाय 2k। तो एक काम करो भाई, ये सारी कहानी छाप लो, राइट फ्रॉम हियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? सभी ने नोट किया? यहां पे आओ, जल्दी से इसको भी छाप लो, जल्दी करो। हो गया? चलिए बेटा जी, बहुत शानदार, बेहतरीन। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और समापन करते हैं हमारे आज के इस छोटे से चुन्नू मुन्नू से सेशन का। तो बेटा जी उम्मीद करता हूं ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे और इनमें कोई समस्या नहीं हो रही होगी, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी, इंक बर्बाद करनी पड़ेगी, कागज वेस्ट करने पड़ेंगे, करो, जरूरी है। फिजिक्स यही तो मांग रहा है, कुर्बानी चाहिए फिजिक्स को। वो बोलता भैया जब तक तुम अपने पेन को और इंक पेपर को है ना यूज नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठने वाले, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एनीवेज बेटा जी, अगले सेशन में अगले 3 सवाल आपको डेफिनेटली समझ आएंगे और कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करके जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द